हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से क्लास 9 का जो फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या जाना था भाई, जो हमारा पहला चैप्टर था वेव्स का मोशन, उसमें किसी भी चीज़ की दो स्टेट्स होती थी, मोशन और रेस्ट। या तो वो मोशन में होगा या फिर वो रेस्ट में होगा। ठीक है, और क्या जाना था, यूनिफॉर्म मोशन जाना था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जाना था। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ को समझने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब भी हम इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इसमें दो चीज़ हमेशा आता रहेगा कि स्केलर क्वांटिटी ये है और ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कभी कहेगा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, कभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कभी कहेगा कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हम क्या जानेंगे कि आखिर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या। ठीक है, आज हम क्या जानना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आखिर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, क्या होता है भाई स्केलर क्वांटिटीज? मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट न पड़े। ठीक है, उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है, उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है उसका, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू हो 2, 5, 10 एक्सेट्रा आदि। ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन का इफेक्ट ना हो उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट ना हो। जैसे मान लो कि पैदल चल रहे हैं। ठीक है, तो पैदल चल रहे हैं तो अगर मान लीजिए प्लेन रोड है, मान लीजिए, ठीक है, अगर प्लेन रोड है तो हम किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे चलने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हर डायरेक्शन में अलग अलग टाइप का रोड है, कहीं पे पहाड़ों वाला रोड है, कहीं पे प्लेन रोड है, कहीं पे गड्ढों वाला रोड है। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्शन हम एक पथ से दूसरे पथ पे चेंज करेंगे तो हमारे चलने के स्पीड पे इफेक्ट आ जाएगा। डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया भाई ना, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं 5 किलोमीटर, तो आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं, आप किसी भी दिशा में चलिए, आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं, चाहे आप इस डायरेक्शन में चलें तो भी 5 किलोमीटर चलेंगे, वेस्ट में चलें तभी 5 किलोमीटर चलेंगे, नॉर्थ में या फिर साउथ में या फिर किसी भी डायरेक्शन में चलें, आपने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है तो मतलब किया है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए तो वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं कि जिसके ऊपर डायरेक्शन का पूरा इफेक्ट पड़े, मतलब जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो उसकी क्वांटिटी में भी चेंज आ जाए, उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाए, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें भी चेंज आ जाए। ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटीज के ऊपर, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब, देखो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ये भी नाम दे देते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर बिल्कुल डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, डायरेक्शन का इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। स्केलर क्वांटिटी में क्या ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे शब्दों में कहें तो डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे डायरेक्शन चेंज होगा ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन कितना भी चेंज कर लें जो वैल्यू है वही रहेगी, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तुरंत वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो उस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो डायरेक्शन के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड वैल्यू। स्केलर क्वांटिटी में क्या है? इट हैज मैग्नीट्यूड इसके पास केवल मैग्नीट्यूड, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी? केवल मैग्नीट्यूड पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी में इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी। मतलब वेक्टर किन चीजों के लिए बना है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किस किस मिलकर बनी है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनता है? वेक्टर क्वांटिटीज। और केवल मैग्नीट्यूड से बनेगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आया कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर एक पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो, डायरेक्शन पे पूर्ण रूप से क्या हो? डिपेंडेंट हो। उस तरह की क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है उसे क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो बेसिक चीजें हो गई स्केलर और वेक्टर के बारे में। अब इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे एक एक टॉपिक्स को लेके, ठीक है। जब टॉपिक्स आएगी तो उसके बाद इस पे और डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो लगभग सभी लोगों ने नाम सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। तो आज सीखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या उसके बीच में डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। सभी चीजें जानेंगे। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर क्वांटिटीज, मतलब कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती है। सिमिलर मतलब एक जैसी तो है लेकिन हूबहू नहीं। देखो मतलब समझिएगा, कहने का मतलब है कि दोनों चीजें एक ही चीज को डिस्क्राइब करेंगे, वो है लेंथ को, पथ के लेंथ को, लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। कभी कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो जाएगा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि आप चले ही नहीं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस का, डिस्टेंस की बात की जाए तो इसको इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ
It is the actual length of path traveled by the body. मतलब जो बॉडी जिस पथ पे ट्रेवल करती है उस पथ की लंबाई क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी किसी रोड पे 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, किसी रोड पे 5 किलोमीटर चलता है, वो चाहे रोड कैसा भी हो, चाहे कर्व रोड हो, ठीक है, या फिर प्लेन रोड हो या फिर स्ट्रेट रोड हो, कैसे भी रोड पे चले, अगर उस रोड में 5 किलोमीटर चलता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर। उस पथ की लेंथ ही, उस रास्ते की लंबाई ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। उस पूरे पथ की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आप किसी भी डायरेक्शन में चले, चाहे वो सर्कुलर पथ हो, चाहे कर्वलिनियर पथ हो, ठीक है, चाहे स्ट्रेट पथ हो, ठीक है, किसी भी पथ पे चले, अगर 5 किलोमीटर वो चलता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो अगर उन दोनों पॉइंट के बीच जो रास्ता है, उस रास्ते की लंबाई अगर 5 किलोमीटर है तो उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। चाहे वो ए पॉइंट से स्टार्ट करें और बी पे पहुंच जाए, ठीक है, और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर, तो भी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर। चाहे वो सर्कुलर पथ पे चले, यहां से चले, मान लो ये पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंच गया, और यहां से यहां तक लंबाई 5 किलोमीटर है अगर, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 5 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि जिस पथ पे वो चलता है, ठीक है, जिस पथ पे वो चलता है, जिस रास्ते पे वो ऑब्जेक्ट चलता है, उसी पथ की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। तो देखो, चाहे वो स्ट्रेट चले, चाहे वो कर्व चले, चाहे वो किसी रास्ते से चले, उसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसमें वो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तभी 5 किलोमीटर था, इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तभी 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे, मैग्नीट्यूड पे। तो याद करिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी कि वो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, और वेक्टर क्वांटिटी थी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करेगी। लेकिन इसमें डायरेक्शन पे तो डिपेंड है ही नहीं, डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। पहली बात की ये लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ ही है, ठीक है, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, 8 एसआई यूनिट मीटर। ये एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये भी बता दिया आपको, ठीक है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। आप किसी भी रास्ते पे जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना पथ आपने कवर किया है, उस कवर की लंबाई, उस पथ की लंबाई, जितना पथ आपने कवर किया है, उस पूरे पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। किसी भी रास्ते से, किसी भी डायरेक्शन में जाए ना, ठीक है। अगर आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर चल रहे हैं, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ये डायरेक्शन में बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन से स्वतंत्र है, डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस समझ में आ गया आपको, डिस्टेंस क्या समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट।
मैंने बताया था कि ये दोनों मिलती जुलती चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में कुछ मिलती जुलती चीजें मिलती हैं और कुछ ये डिफरेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि मिलती जुलती चीज क्या है। दोनों से मिलती जुलती चीजें है कि दोनों से लेंथ की मेजर करेंगे, दोनों से मेजरमेंट किसका होगा, लेंथ का। डिफरेंट क्या है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भले लेंथ ही मेजर करेंगे लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से, कुछ स्पेशल तरीके से डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस में डायरेक्ट जिस तरह गया उस तरह मेजर करते चले गए, ठीक है, जिस पथ पे गया उसी पथ को मेजर कर दिया तो डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कुछ स्पेशल वे में उसकी लंबाई को मेजर करेंगे और उसी स्पेशल वे में डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। मतलब किसी पथ की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ और सिंपल तरीके से आपको समझाया जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये स्ट्रेट रोड, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट रोड है, जहां पे एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ट्री, और इन दोनों, ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है, एक सीधा रोड है, और मान लो एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, और यहाँ से ए से बी तक की जो दूरी है, जो लेंथ है वो है मान लो कि 10 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर। तो अगर मान लो कि कोई एक आदमी है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है, ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुंच गया। किसी आदमी को पोल से स्टार्ट करना है और ट्री तक पहुंचना है, तो वो देखो उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो रास्ते जो सीधा रास्ता है उसी तरह चला जाए, हो सकता है थोड़ा मेंटल टाइप का हो तो घूमते हुए जाए यहाँ, ठीक है, या फिर उसकी कोई इच्छा की हो कि नहीं मैं सीधा जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो टेढ़ा मेढ़ा ही जाना है ना। तो देखो ए से बी तक पहुंचने के लिए वो किसी भी तरीके से जा सकता है, वो तो बाई रोड जा सकता है, स्ट्रेट रोड है, या तो वो कुछ अद्भुत करते हुए भी यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है, इस तरह ही ये पहुंच सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पहुंच रहा है कहां से, ए से बी तक ही पहुंच रहा है। तो आपको अगर डिस्टेंस पूछी जाए, अगर डिस्टेंस पूछी जाए कि देखो दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि वो सीधे रास्ते से ही चला जाए, बाई रोड चला जाए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि बाई कर्व पाथ, या ये कह दें कि पथ ही नहीं है, कोई वो उस तरह घूमते गया है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट रोड जो है अगर उसके माध्यम से जाता है तो डिस्टेंस कितनी है भाई, इस पथ की लंबाई जो कि 10 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो भी 10 किलोमीटर है, क्योंकि ए से बी तक की सबसे छोटी दूरी यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है। मतलब इन केस फर्स्ट केस में डिस्टेंस बराबर कितना है, 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, ये भी 10 किलोमीटर है ना। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 10 किलोमीटर। लेकिन केस 2 ये कह रहा है कि वो सीधे ना जाए, इस रास्ते से जाए घूमते हुए, और ये कह रहा है कि अगर
जा रहा है तो इस कर्व की लंबाई है 40 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर। तो मैंने बताया था डिस्टेंस के लिए कि जिस रास्ते से वो ट्रेवल कर रहा है उसी रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। तो के सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा? आइए अभी के सेकंड में इस रास्ते से क्या है, तो इस रास्ते की लंबाई कितनी है? 40 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो गया? 40 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट। हमेशा याद रखना शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके कि सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटी दूरी क्या है? कि ए से बी तक सीधे सीधे पहुंच जाएगा। ए से बी पे सीधे ही पहुंच जाएगा। तो सीधे जाने के लिए वो किस रास्ते से जाएगा? ये स्ट्रेट रोड पे जाएगा। और स्ट्रेट रोड की लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो देखो हर केस में डिस्प्लेसमेंट तो 10 आएगा। ठीक है। अब मान लो जैसे कि पथ की लेंथ चेंज हो गई, पथ की लेंथ चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हुआ। ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हुआ, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, अलग अलग डायरेक्शन में गया। तो अलग अलग डायरेक्शन में गया तो भले पथ की लेंथ 40 किलोमीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 किलोमीटर। पथ की लेंथ भले 40 किलोमीटर आई लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। जब डायरेक्शन बदल गई तो ये क्या हो गया? इसकी जो शॉर्टेज लेंथ है वो क्या हो गई? 10 किलोमीटर। वो तो शॉर्टेज लेंथ 10 किलोमीटर है। तो देखो पहले का इस पथ से जाएगा तो बाई डिस्टेंस जितना था उतना ही रहा, मतलब इस पथ की जो लंबाई थी उसी के बराबर डिस्टेंस आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस पथ के लेंथ के बराबर नहीं आया, है ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट की DSI में इसकी DSI फिगर होती है लेकिन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है, उसके किनारे एक रोड, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये पाथ, ठीक है। तो किनारे एक रोड, ठीक है। मान लो कि ये इन है, ये बी, ये सी और डी, और तरह की इस ट्रैक की लंबाई 1 किलोमीटर, पूरे ट्रैक की लंबाई 1 किलोमीटर लेंथ था, या देखिएगा कि टोटल लेंथ आता है टोटल लेंथ आपका कितना है? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक आदमी आया और एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और 5 चक्कर किया, 5 राउंड क्या किया? 5 बार इसको राउंड किया, 5 चक्कर इसमें दौड़ा। मतलब एक बार स्टार्ट किया, फिर यहाँ से आके फिर दोबारा गया, फिर दोबारा गया, 4 बार गया, फिर 5वें बार भी उसको
मतलब 5 रिवॉल्यूशन दिया स्पार्क का। तो पूछा है कि ड्यूरिंग या फिर ये 5 चक्कर के बाद ये फिर आगे ए पे रुक जाता है। ए से स्टार्ट किया और 5 चक्कर किया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर और 5 चक्कर किया। मतलब 1 चक्कर में कितना चलेगा? 1 किलोमीटर, 2 चक्कर में 2 किलोमीटर, 3 चक्कर में 3 किलोमीटर, 4 चक्कर में 4 किलोमीटर और 5 चक्कर में 5 किलोमीटर। तो पूछा जाएगी भाई डिस्टेंस बताइए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखो यहां से स्टार्ट किया है और यहीं पे आप रुक भी गया, ठीक है। ए से स्टार्ट किया, 5 चक्कर बाद ए पे रुक भी गया। तो डिस्टेंस मैंने बताया था कि जितना वो पथ को कवर करता है उसी पथ की लंबाई है। 1 चक्कर किया तो 1 किलोमीटर, दूसरा चक्कर किया तो 2 किलोमीटर, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5वें में 5। तो कितना किलोमीटर चला वो? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पथ, ठीक है। तो एक चीज और इसमें ध्यान देने की बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको ये भी कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे साइड एरिया डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। It is the shortest length between initial, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। It is the shortest length between initial and final position of object। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो सीधे से निकलेगा 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ए। फाइनल पॉइंट कहाँ है? ए। मतलब ए से चला और ए पे रुक भी गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। मतलब ए और ए के बीच की दूरी कितनी है? 0। भाई ए और ए के बीच की दूरी कितनी है? 0। मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप कहीं आप गए, ठीक है, आप कहीं पे चक्कर मार के आके वहीं पे आप खड़े हो, तो कोई पूछेगा कि डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितना आपने चक्कर मारा है उसकी लंबाई आप सीधे सीधे बता देंगे, तो भाई इतना मैंने चला है तो डिस्टेंस इतनी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप जहाँ से चले और वहीं पे आके खड़े हो गए, मतलब आपके इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ पे आप आके रुक गए फाइनल पॉइंट पे, उसके बीच की दूरी कितनी है आप मेजर कर सकते हैं। जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे, मतलब कितनी चले आप? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। ए पे चला है, पे आके रुक गया, ए और ए के बीच की क्या दूरी होती है भाई? 0। ए और ए के बीच की दूरी, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0, ठीक है। तो हमें क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले एग्जांपल में याद करिए, जब दिया गया था एग्जांपल, तो पोल से ट्री तक पहुंचा था, एक बार स्ट्रेट पथ पे गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आए थे। एक बार कर्व पथ पे गया था घूमते घूमते, तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर आया था और डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर आया था। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी होगा, ठीक है। डिस्टेंस 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर गया और फिर पीछे घूम गया 1 किलोमीटर, ठीक है। पहले 5 किलोमीटर गया, फिर इधर आ गया 8 किलोमीटर, तो पहले 5 किलोमीटर इधर
फिर यहाँ से 8 किलोमीटर इधर। तो अगर इसको प्लस मानेंगे, अगर इस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं तो इधर +5 लिखेंगे और इधर वाले को प्लस का उल्टा क्या होगा माइनस है। तो डिस्टेंस क्या आ गई -3, अरे सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई -3। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 5 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर, 13 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या आई, डिस्टेंस 13 और ये किलोमीटर क्या है, और डिस्प्लेसमेंट -3 नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कि भाई डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्टेंस पहला पॉइंट ये है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। जो पोल और ट्री तक पहुंचा था कर्व वाले पथ में ध्यान रखिए, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। देखो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। Can never be डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। एग्जांपल दिया गया था ना, ठीक समझ आया। तो फाइनली हम क्या आज लोग सीखें, आज हमने सीखा स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, डायरेक्शन से स्वतंत्र हो, डायरेक्शन का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मतलब वो दोनों पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे और साथ में मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करे, उसके ऊपर डायरेक्शन का पूरा प्रभाव पड़े। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, उसे वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जाना, डिस्टेंस ये जाना कि जो पथ की पूरी लंबाई होगी वो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट ये जाना कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से, चाहे किसी भी पथ से वो मोशन कर रहा हो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया है और जहाँ पे आकर रुक गया है, उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है 0 से बड़ा भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों समझा गया सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की सिमिलरिटीज और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर, डिफरेंसेस। ठीक है, समझ आएगा सबको। आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेंगे, कंसंट्रेशन लगा के हम लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिए कि बेसिक चीजें हैं, इसका उपयोग आगे भी आपको बहुत जगह आपको ये टर्म का उपयोग करना है कि ये बहुत ही बेसिक चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं समझ आया आप लोग वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।